हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल डेप्थ फार्मेसी में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योस्टैटिस। बेसिकली होम्योस्टैटिस एक हमारी बॉडी की मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हमारा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी हॉट प्लेस पे गए तो आपका बॉडी टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप कोल्ड प्लेस पे गए यानी ठंडी प्लेस पे गए तो वहां पर आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर या फिर डिक्रीज करे तो बॉडी को तो लॉस हो जाएगा ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली 30°7°C। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म अप्लाई होती है उस बॉडी पे जिसका नाम है होम्योस्टैटिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो होम्योस्टैटिस वर्ड है वो किस पार्ट से बना हुआ है। जैसे कि होम्योस्टैटिस 2 पार्ट से बना हुआ है, एक होम्यो एंड स्टैटिस। होम्यो का मीन होता है बच्चों सेम, एंड स्टैटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टेइंग दी सेम, यानी कोई भी अगर हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट बना रहे, चाहे अगर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज भी होता है तो उससे कोई हमें फर्क ना पड़े, लेकिन बॉडी रिमेन कांस्टेंट रहे। ठीक है, ताकि वो अपने ऑर्गन्स के फंक्शंस को प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम होम्योस्टैटिस की। अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल physiological environment with respect to changing and external environment। बच्चों, इस डेफिनेशन से आपको ये पता लग रहा होगा, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल, यानी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या होता है कि बॉडी के जितने फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली काम करते रहे, किसी भी अगर एक्सटर्नल कोई एनवायरमेंटल में चेंजेस आता है उससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो होम्योस्टैटिस में चेंजेस आते हैं वो किस किस के अंदर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेल्स के बीच में क्या होता है, काफी मटेरियल होता है हमारी बॉडी के सेल्स में। मान लीजिए बच्चों, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बीच में यानी सेल्स के बीच में बिटवीन दी सेल्स मटेरियल एक्सचेंज होता है मटेरियल। ठीक है, अगर कोई वैल्यू जैसे मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये वैल्यू डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही फूड मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अगर आप किसी भी टेम्परेचर पे आओगे, बॉडी रिएक्शंस क्या होगा, क्या मेटाबॉलिज्म होगा। अगर एनवायरमेंटल, अगर मान लीजिए कोई स्टिमुलाई आ गया बाहर से, उसने आपकी बॉडी पर अटैक किया तो आपका बॉडी जो फूड मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो सकता है। तो ठीक है, जो होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म होती है वो इसी के अगेंस्ट वर्क करती है। मान लीजिए अगर हमारा फूड मेटाबॉलिज्म अगर चेंज भी हो जाता है तो जो होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म है वो उसको कांस्टेंट कर देगा, यानी रेगुलर वे में उसको स्टार्ट कर देगा फिर से। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो एक स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है बच्चों, मान लीजिए 1 मिनट बच्चों, ये हमारे बॉडी की सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो हमारा बॉडी के फंक्शंस होता है यानी जितने भी ऑर्गन्स के फंक्शंस होते हैं, सेल्स के फंक्शंस होते हैं, वो मेनली डिपेंड करते हैं सेल एनवायरमेंटल, यानी जो सेल्स का फ्लूइड का एनवायरमेंटल क्या है, यानी जो सेल्स के अंदर उसका वॉल्यूम कितना है, केमिकल कंटेंट कितना है, उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर या फिर ये वॉल्यूम अगर चेंज हो तो होता है, यानी कुछ केमिकल कंटेंट हमारी बॉडी में अगर चेंज हो गया तो हमारा डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो इन कंडीशंस को कभी कभार बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि ये वैल्यूज चेंज होती हैं, बिकॉज दे चेंज। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप किसी हॉट एनवायरमेंटल में गए, एनवायरमेंट में पहुंचे और वहां पर आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कोल्ड में पहुंचे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो होम्योस्टैटिस क्या करेगा, इस टेम्परेचर को यानी टेम्परेचर को मेंटेन रहने देगा, मतलब एक बैलेंस बना देगा, ना बढ़ने देगा ना डाउन होगा, एक सेट वैल्यू बना देगा। सेट पॉइंट होता है एक बच्चों, एक सेट पॉइंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है हमारी बॉडी मतलब वेरिएशन का। ठीक है, तो बच्चों जब तक आप इसे नोट डाउन करिए, मैं आपको अब इसके बारे में बात बताऊंगा कि जो होम्योस्टैटिस की मैकेनिज्म है। बच्चों, मैकेनिज्म टू टाइप्स की हैं होम्योस्टैटिस की। एक होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरी है हमारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अभी हम पढ़ेंगे, जब तक आप इसे नोट डाउन करिए। हम बात करते हैं कि जो इसकी मैकेनिज्म है होम्योस्टैटिस की, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ, तो तब वो मेंटेन करते हैं हमारे होम्योस्टैटिस को, ठीक है। तो बच्चों जो मैकेनिज्म होती है होम्योस्टैटिस की वो मेनली 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होती है। पहला कंपोनेंट होता है हमारा रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर मेनली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी स्किन से हमारे प्रेजेंट होगा, ठीक है। कंट्रोल सेंटर जो होता है हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इफेक्टर यानी जो स्टिमुला आया, यानी बॉडी पे किसी स्टिमुला एक्सटर्नल ऑर्गन ने अटैक किया, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लपेटे में अगर आया तो ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या रेस्पॉन्स करेगी, यानी इफेक्टर कौन है, हमारी बॉडी। तो ये बॉडी हो गया। सबसे पहली बात करते हैं रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं। रिसेप्टर इज अ टाइप ऑफ सेंसर, यानी एक सेंसर की तरह टाइप है सेंसर का, जो कि स्टिमुलाई की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है, यानी उसके अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन और स्टिमुलाई ट्रांसफर देम टू कंट्रोल सेंटर। क्या होता है कि जो रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलाई से इन्फॉर्मेशन को लेता है, देन इसको ट्रांसफर करता है हमारे कंट्रोल सेंटर में। अच्छा, कंट्रोल सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, यानी ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है रिसेप्टर से, उसने इन्फॉर्मेशन को ले ली। अब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा, उसको पढ़कर देखेगा कि हाँ हमारी बॉडी के लिए क्या सेट वैल्यू है। इट्स मीन कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या उसमें चेंजेस करनी चाहिए, ताकि होम्योस्टैटिस यानी हमारी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई सेट वैल्यू और लेवल इन ऑर्डर टू मेंटेन वेरिएबल होम्योस्टैटिस। वेरिएबल मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि चाहे वॉल्यूम हमारा चेंज हो चुका हो या फिर कोई केमिकल कंटेंट चेंज हो चुका है, तो उसको वेरिएबल में कांस्टेंट बना के रखता है। अब बात करते हैं बच्चों इफेक्टर। यहाँ पर इफेक्टर हम अपनी बॉडी को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस कैन बी सीन, जो स्टिमुलस का जो उसने अगेंस्ट जो स्टिमुलस का रेस्पॉन्स होगा वो यहाँ पर मेनली शो होने वाला है। अब बच्चों जो रिजल्ट होता है स्टिमुलस का वो 2 टाइप से हो सकता है। अब जो रिजल्ट आएगा, जो फीडबैक मैकेनिज्म होगी उसके थ्रू आएगा। जैसे इफेक्टर है उसने 2 टाइप्स के रेस्पॉन्स दिया, एक तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू देगा और एक होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। बच्चों पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, अगर आप हॉट एनवायरनमेंट में जाते हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूं। कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप आओगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। तो जो हमारी मैकेनिज्म है होम्योस्टैटिस की, ठीक है, वो क्या करेगा, इस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है मेनली क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि बच्चों जितना भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो मेनली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, इस जो चेंज, अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ गया तो उसको एक सेट पॉइंट पर कर देगा, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर घट गया तो एक सेट पॉइंट पर कर देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि उसको वेरिएबल जो अमाउंट है, उसको वेरिएबल जो चेंजेस है उसको कांस्टेंट बना दे, ठीक है। अब बच्चों जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो बहुत रेयर केसेस में मिलता है, जैसे कि पास्चुरेशन एक प्रोसेस होता है उसमें मिलता है। मैं आपको, जब तक आप नोट करिए, जैसा कि मैं आपको 3 घंटे से एग्जांपल देता जा रहा हूं, तो अब इसकी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है। तो बच्चों मान लीजिए हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ये कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। ये कंट्रोल सेंटर हो गया, ये हमारा स्किन है, इसको हम इफेक्टर बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो मैकेनिज्म के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा कौन, रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल सेंटर, 1 पार्ट, पहला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होता है रिसेप्टर, ठीक है। अब क्या होगा, इन केस अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होना चाहिए, जो रिसेप्टर है, हमारा रिसेप्टर क्या है, यहां पर है ये स्किन, यहां पर हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करेगा, कोई भी अगर टेम्परेचर यानी एक्सटर्नल स्टिमुला आएगा वो कॉज करता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए अगर आप हॉट एनवायरनमेंट में गए तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और आपकी बॉडी उसको सेंसेशन की तरह काम करती है और उसे
पहचान लेगी कि हाँ मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। तो ठीक है, अब जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर मॉनिटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं आपके बॉडी टेम्परेचर में, जो रिसेप्टर है वो उसे पहचान लेगा और क्या करेगा, इनकेस अगर हमने स्किन का केस लिया, एग्जांपल हमने स्किन का लिया, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को पहचान लेगा स्किन से, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमने यहां से बॉडी टेम्परेचर को इसने पहचान लिया, अब क्या ये करेगा, ये हमारे कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन देगा कि इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा बच्चों, कंट्रोल सेंटर पहले नर्व सेंड, जो नर्व है, नर्व सेंड करेगी इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को करेगी। और कंट्रोल सेंटर के अंदर हमारा एक थर्मो रेगुलेशन होता है। थर्मो रेगुलेशन वो होता है, सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, यानी जो कि, ठीक है, थर्मल हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब क्या होगा, इसने रेस्पॉन्स भेज दिया हमारे कंट्रोल सिस्टम को। अब जो कंट्रोल सिस्टम है वो कंपेयर करेगी वेरिएबल को कि हमारी बॉडी के लिए क्या सेट पॉइंट है, यानी हमारी बॉडी का जैसे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, अगर हमारा हो गया 68 हो गया, तो अब जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो उसे परसेप्शन करेगा, देन उसको कम कर देगा, 37 डिग्री तक लाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। अब क्या करेगा, कंट्रोल जो सेंटर है वो हमारे नर्व सेल से इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंड करेगा, ठीक है। अब जो हमारा बॉडी है, यानी जो हमारी स्किन है उसके ऊपर रिसेप्टर है, यहाँ पर हमारी बॉडी का जो यानी स्टिमुलस का इफेक्ट शो होगा, जैसा कि हम आपको बताते जा रहे हैं। अब मान लीजिए हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। अब इफेक्ट जो हमारा जो इफेक्टर है वो क्या करेगा, जो स्वेट ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट कर देगा, और जो स्टिमुलेट करने के बाद जो स्वेट ग्लैंड है ना वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो जब तक आप इसे नोट डाउन करें बच्चों, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब क्या होता है कि बेबी डिलीवर होता है तो जो मदर का यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत फास्ट रेट से। तो क्या करता है हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, अब ऐसा तो है नहीं है कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या करती है, उस कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी, जब तक इंक्रीज कर देगी उस कॉन्ट्रैक्शन को, जब तक बेबी आउटसाइड ऑफ द बॉडी ना आ जाए, यानी बॉडी से बाहर ना आ जाए। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब ऐसा तो नहीं है, अब क्या होता है, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर कम अमाउंट में ब्लड लॉस होता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज हो जाती है उस साइड। अगर ज्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है आपकी बॉडी से तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहां पर वर्क करती है। वो कैसे वर्क करती है, मान लीजिए आपकी बॉडी में से ब्लड फ्लो हो रहा है, अब क्या करेगी, जो हमारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा वो वहां पर क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बिल्कुल उसको वेरिएबल कर दिया, कांस्टेंट कर दे एनवायरनमेंट को, ऐसा वो करती नहीं है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब क्लॉटिंग है तो बिल्कुल स्टॉप कर देगा, ब्लड जहां से फ्लो हो रहा होगा वो उसको बिल्कुल स्टॉप कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको कांस्टेंट बना के रखे कि यार कम फ्लो हो या फिर ज्यादा फ्लो हो, जितना ब्लड लॉस हो रहा होगा उसको बिल्कुल स्टॉप कर देगा, यानी फुल स्टॉप कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।